नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 2 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होंगे। मई में देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस चुनाव के साथ ये तय हो जाएगा कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है या नहीं। इस लिहाज से अगर देखें तो 1 फरवरी को पेश किया गया मोदी सरकार का अंतरिम बजट आम लोगों के भरोसा को जीतने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार का फोकस उन वोटर्स पर है जो नाराज बताए जाते थे। मिडिल क्लास, किसान और मजदूरों को मोदी सरकार के अंतरिम बजट में खूब सुविधाएं मिली हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने संकेत दिए हैं कि ये सुविधाएं तो सिर्फ ट्रेलर है। जब मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो सुविधाओं के सौगात की बड़ी किश्त जनता को मिलेगी। तो क्या यह माना जा सकता है कि इस अंतरिम बजट के भरोसे चुनाव के बाद मोदी सरकार दिल्ली की गद्दी पर वापस लौट आएगी, या फिर 2019 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी का टारगेट कहीं और है, जिस पर निशाना लगाने के लिए उन्होंने बजट का सहारा लिया है? कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए और अंतरिम बजट के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत के लक्ष्य को बड़ा कर लिया है। ये लक्ष्य बीजेपी के 50% वोट हासिल करने से भी बड़ा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और सत्ता में वापसी के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी का प्लान क्या है? इसके लिए अंतरिम बजट के आंकड़ों के सहारे वोट के डायरेक्ट ट्रांसफर की राजनीति को समझना पड़ेगा। अंतरिम बजट के पहलुओं और केंद्र सरकार की योजनाओं पर गौर करें तो नरेंद्र मोदी का अर्थशास्त्र इस सवाल को जन्म देता है कि क्या 2019 का साल वो बेंचमार्क होगा जिसके बाद देश की राजनीति के तौर तरीके बदल जाएंगे। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बजट के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की पहुंच सीधे 25 करोड़ लोगों तक हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी का वो वोट शास्त्र है जिससे बीजेपी एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो इससे विरोधियों का दम भी निकल सकता है। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ। 2 हेक्टेयर तक की जमीन को 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय। उधर कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट भाषण पढ़ रहे थे और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपा रहे थे। लंबे अरसे बाद लोकसभा के अंदर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। पीयूष गोयल का बजट भाषण उस रोड मैप का अक्षरशः पालन था जिसमें बीजेपी को 2019 में दिल्ली की सत्ता में वापसी का अक्स दिखाई दे रहा है। लिहाजा बीजेपी और एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह था। यूं तो हर सरकारें बजट या अंतरिम बजट को चुनावी जीत की सीढ़ी बनाती आई हैं, लेकिन पीयूष गोयल के बजट पिटारे का लब्बो-लुआब सिर्फ मोदी सरकार से निराश और नाराज वर्ग को साधना ही नहीं है। मध्यम वर्गीय और खासतौर पे जो वेतन पाते हैं उन सबको लगातार कुछ ना कुछ लाभ देने के प्रयत्न इस सरकार ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में लगातार किए। हजारों करोड़ रुपए के तोहफों से ज्यादा उन आंकड़ों को देखना जरूरी है जिन्हें मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में फायदा पहुंचाया है। 6,000 रुपए सालाना डायरेक्ट ट्रांसफर से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। आयकर छूट की सीमा 5 लाख करने से 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। असंगठित मजदूरों की पेंशन योजना से 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अंतरिम बजट में कुल 25 करोड़ लोगों को तोहफा देकर मोदी सरकार ने उन्हें साधने की कोशिश की है। 25 करोड़ लाभार्थियों का यह आंकड़ा काल्पनिक वोटर का हो सकता है,
मुमकिन है कि यह आंकड़ा हूबहू वोट में तब्दील भी ना हो, लेकिन इस आंकड़े से नाराज वोटर के एक तबके को मरहम और बीजेपी के चुनाव कैंपेन को संजीवनी मिल सकती है और इससे इनकार भी नहीं हो सकता है। जब बजट चुनाव के मौके पे आता है तो स्वाभाविक है कि फोकस एरिया चुनाव होता है कि जो काम इमीडिएटली सामने नज़र आता है उसको तो फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि चुनाव मई 2019 में होने हैं तो बजट के अंदर स्वाभाविक था कि फोकस एरिया चुनाव रहेगा और उसमें जो जो चुनाव में वादे किए गए 2014 में और जो वादे आगे किए जा सकते हैं और जिसको की कोशिश की जा सकती है जो वोटर को और देश को ज़रूरत है, तो वो स्वाभाविक था उसका में असर आना चाहिए था। सवाल सिर्फ अंतरिम बजट से 25 करोड़ लोगों को मिलने वाले लाभ का ही नहीं है। सवाल इसका भी नहीं है कि ये चुनावी साल का चुनावी बजट है। सत्ता की राजनीति में ऐसी रवायत पहले भी रही है। दरअसल अंतरिम बजट की बारीकियों में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वोट समीकरण का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसे बजट की अलग अलग घोषणाओं के जरिए समझने की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण किसानों और बेरोजगारों की नाराजगी थी। राज्य के चुनाव की तरह लोकसभा का 2019 का चुनाव भी मोदी सरकार के खिलाफ ये मुद्दा बहुत तेजी से बड़ा होगा। माना जा रहा है कि अपने अंतिम बजट में मोदी सरकार किसान कार्ड चलेगी और मोदी सरकार का फोकस शहरी मिडिल क्लास और गांव पर होगा। सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों और असंगठित मजदूरों पर फोकस करके एक बड़े वोट बैंक को यही मैसेज दिया। बजट पेश करने के 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जमीन से देश की जनता को बताया कि उनकी सरकार किसानों, मजदूरों को कितनी अहमियत देती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है। इस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को हर साल, ये एक बार नहीं है, हर साल 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं है कि 2019 के चुनाव में किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा होगा। यही मुद्दा तय करेगा कि गांव की पगडंडियों से होकर नरेंद्र मोदी सरकार की गाड़ी दोबारा दिल्ली की गद्दी तक पहुंचेगी या नहीं। चुनाव में किसानों की इसी अहमियत को देखते हुए विपक्ष ने फौरन मोदी सरकार की नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत पैसे पहुंचने लगेंगे। किसानों के लिए ये वही तेलंगाना मॉडल होगा जिसने राज्य चुनाव में केसीआर को बम्पर जीत दिलाई थी। किसान नाराज है सरकार से। अभी जो 3 प्रांतों में इलेक्शन हुए जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि वहां जो किसान लोग थे वो इस सरकार से नाराज थे। तो ये उनको खुश करने की चेष्टा है। क्या किसानों के लिए तेलंगाना मॉडल का दिल्ली संस्करण नरेंद्र मोदी को भी जीत दिलवा पाएगा? क्योंकि राजनीति में अक्सर 2 जोड़ 2 4 नहीं होते। जो दांव तेलंगाना में चला वो देश में चले, ये भी जरूरी नहीं। फिर इस मॉडल के मुकाबले के लिए कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव चला है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी। हालिया 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस का ये दांव काम कर गया। कांग्रेस कर्ज माफी पर किसानों को कुरेदेगी, इसलिए मोदी सरकार ने गांव और गरीब पर फोकस करते हुए असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों को भी सौगात दी है। आज की डेट में एक सबसे बड़ी हमारी देश की जो वोटर है
वो एक किसान है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस एरिया उन्होंने किसान पे रखा। और दूसरा एरिया उन्होंने जो फोकस करने की कोशिश करी वो उसके लिए किया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है, जहां उन्होंने पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट किया। गांव गरीबों के संभावित वोटर्स को दुरुस्त करने के साथ मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में लोअर मिडिल क्लास को भी बड़ी राहत दी है। 5 लाख तक आय को टैक्स फ्री करने और 6.5 लाख तक की कमाई कर दायरे से बाहर आने के कारण शहरों के लोअर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. सवाल हो सकता है कि ऐन चुनाव से पहले किसान, मजदूर और लोअर मिडिल क्लास की फिक्र मोदी सरकार को क्यों हुई, तो इसके लिए सियासत के समीकरण और वोटों के अंकगणित को समझने की दरकार है। 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा अंकगणित समझना जरूरी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 31% वोट यानी कुल 19 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट का आंकड़ा यही रहा तो उसके लिए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना मुश्किल होगा। पिछली बार विपक्ष बटा हुआ था, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट है। पूरे विपक्ष के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं और आंकड़े भी विपक्ष के साथ हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन ने वोट के अंक गणित में बीजेपी को कड़ा चैलेंज दिया है। दूसरे राज्यों में भी विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे आकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज देने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मुकाबला करने के लिए बीजेपी की रणनीति है संभावित वोटर के नंबर को बढ़ाना। बीजेपी की नजर उन वोटर्स पर है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के सीधे सीधे लाभार्थी हैं। लगभग 3 करोड़ लोग, उनको टैक्स से लगभग इससे पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। एक तरफ दिल्ली में लोकसभा के अंदर करोड़ों में बयां किए जा रहे लाभार्थियों के आंकड़े, आंकड़ों के साथ मेज थपथपाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ राज्यों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता कभी मायावती अखिलेश का गठजोड़, तो कभी कोलकाता में 25 पार्टियों के साथ हुंकार भरती ममता बनर्जी। सीबीआई इज्जत नष्ट कर दिए, सम्मान नष्ट कर दिए, ऑफिसर्स आर नॉट बैड। विपक्ष की इस सामूहिक चुनौती को चैलेंज करने के लिए बीजेपी का प्लान साफ है। गठजोड़ और समीकरणों की सियासत के बजाय नरेंद्र मोदी की नजर उन लाभार्थियों पर है जिसे फायदा पहुंचा है। लाभार्थियों का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। आपका प्यार मेरी ताकत है। नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि अंतरिम बजट से 25 करोड़ के अलावा उज्ज्वला योजना के 5.5 करोड़ परिवार, प्रधानमंत्री आवास से 1 करोड़ परिवार, हर घर बिजली की सौभाग्य योजना से 2 करोड़ 25 लाख परिवार, मुद्रा योजना से 13 करोड़ लोग, इंद्रधनुष योजना से 9 करोड़, आयुष्मान योजना से 10 करोड़ और जनधन योजना से करीब 16 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। इस तरह कुल 56 करोड़ 80 लाख लोगों तक मोदी सरकार पहुंचने में कामयाब रही है। मोदी जी ने जितनी भी स्कीम लेकर आए हैं वो राष्ट्र हित में लेकर आए, चाहे वो जनधन योजना लेकर आए, चाहे वो बीमा पॉलिसी लेकर आए, चाहे वो स्वास्थ्य वाली लेके आए, चाहे टॉयलेट वाली लेके आए, जो आयुष्मान भारत लेकर आए, उज्ज्वला लेकर आए, तो ये सब बेनिफिट आम आदमी को देने के लिए ही किए गए हैं। तो जिन जिन लोगों को ये बेनिफिट मिले हैं तो उनका स्वाभाविक है कि उनका रुझान उस सरकार की तरफ हो जाता है जिस सरकार ने वो बेनिफिट दिए हैं। इन आंकड़ों के अलावा बीजेपी का नारा है पर बूथ 20 यूथ, जिनकी जिम्मेदारी लाभार्थी परिवारों तक पहुंचना और उन्हें बीजेपी के संभावित वोटर में तब्दील करना है। इस तरह अगर देखा जाए तो बीजेपी की नजर अंतरिम बजट के 25 करोड़, 7 योजनाओं के 56 करोड़ 80 लाख लाभार्थी और 11 करोड़ बीजेपी के सदस्य यानी कुल 92 करोड़ 80 लाख वोटर्स पर है। देश में कुल 90 करोड़ वोटर 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी और वोटर तक पहुंचने का आंकड़ा करीब 100% है।
ऐसी सूरत में अगर आधे लाभार्थी भी बीजेपी को वोट डालते हैं तो 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान हो सकता है। इस बार करीब 90 करोड़ मतदाता मोदी सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 25 करोड़ वोटर 24 साल से कम उम्र के हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा प्लान है कि 90 करोड़ मतदाता जात, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय में बंटकर वोटिंग न करें। बीजेपी के सबका साथ सबका विकास का नारा भी इसी की पैरवी करता है। अगर मोदी सरकार की आयुष्मान योजना के 10 करोड़ लाभार्थी हैं तो ये समाज के सभी वर्गों और धर्मों से हैं। अंतरिम बजट में किसानों, मजदूरों और लोअर मिडिल क्लास को मिला फायदा किसी जात धर्म के खांचे में फिट नहीं है। इस तरह नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर देश की उस सियासत की जड़ पर हमला करते हैं जो जाति और क्षेत्र के खांचे में बुलंद होते आए हैं। ये नरेंद्र मोदी की ताकत ही है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के कट्टर विरोधी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाथ मिलाने को मजबूर हैं। बीएसपी की पकड़ अगर दलित वोट बैंक पर है तो समाजवादी पार्टी का आधार मुस्लिम और यादव समीकरण है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.57%, जबकि समाजवादी पार्टी को 28.32% वोट मिले थे और बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे। अगर एसपी बीएसपी के वोट को जोड़ दें तो ये 50.55% है। आंकड़े बताते हैं कि मायावती और अखिलेश के साथ आने से बीजेपी के लिए 2014 की तरह 73 सीटें जीतना नामुमकिन होगा। कई सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सीटों की संख्या 73 से घटकर 30 के करीब हो सकती है। इसलिए बीजेपी जाति वर्ग के समीकरण को तोड़ना चाहती है और इसके लिए नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी के लिए चैलेंज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। दूसरे क्षेत्रीय क्षत्रप भी मोदी हटाओ के नाम पर एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में 25 पार्टियों का जुटना विपक्षी एकजुटता और बीजेपी विरोध का ट्रेलर है। कुमार स्वामी जी, देवगुरु जी आल्सो सिटिंग हियर और एक्स प्राइम मिनिस्टर। सो देखो इतना भी मुश्किल से तब भी उन्होंने आया। नरेंद्र मोदी इसी विपक्षी एकजुटता को योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए तोड़ना चाहते हैं। इस देश की जनता का जो नेटिव विजडम है वो किस तरफ करवट लेगा ये तो इलेक्शन ही बताएंगे। मेरा कहना ये है कि जब आप सत्ता में आए पहले दिन से दूरगामी प्लानिंग शुरू करें और इंक्रीमेंटली लोगों तक राहत पहुंचाएं ताकि आपको आखिर में फायर फाइटिंग करने की जरूरत ना हो। विकास के मुलम्मे के साथ अयोध्या और राम मंदिर की पैरोकारी करके भी बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे के साथ साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज और रिपोर्ट कार्ड के भरोसे पर ही लड़ेगी। हर सरकार ऐसी कोशिश करती है। ये बीजेपी ने कोई ऐसी सरकार पहली नहीं है जिसने ये किया हो, पहले भी सरकारों ने ये किया है। तो इसलिए इस हमाम में सभी कपड़ा रहित हैं। जनता में मोदी सरकार को लेकर किस हद तक भरोसा होगा? अगर योजनाओं पर ही भरोसा कर जनता वोट देती तो 2014 में यूपीए सरकार क्यों हारती? 2019 के चुनाव नतीजे इस सवाल का भी जवाब देंगे। बहरहाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फोकस और दांव अपनी 7 लोकप्रिय योजनाओं पर है। 2019 के लिए नरेंद्र मोदी के प्लान और आंकड़ों के पहाड़ पर अगर गौर करें तो लगता है कि बीजेपी जीत रही है। ये आंकड़े जाति की राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के लिए न सिर्फ चुनौती है बल्कि जातीय समीकरण के आधार पर गठबंधन बनाने वाली पार्टियों के लिए खतरा भी है। लेकिन सच तो ये है कि भारतीय राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स है। कमरे में बैठकर बनी चुनावी रणनीति जमीन पर उतरते ही धड़ाम हो जाती है। जिसे पार्टियां अपना वोटर मानकर चलती हैं वो हवा के झोंके की तरह इधर से उधर हो जाते हैं। जात, धर्म, क्षेत्र के अलावा कई स्थानीय बातों का असर चुनाव पर पड़ता है। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती
इन आंकड़ों के बड़े हिस्से को वोट में बदलने की है, क्योंकि आंकड़ों के भरोसे पर न तो वोट मिलते हैं और न ही चुनाव जीते जाते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए न्यूज़ 24।